हाय फ्रेंड्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात किया। वेक्टर्स की जो वेरियस प्रॉपर्टी है हमने उसके बारे में भी बात की, और उस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने देखा कि वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें क्या क्या सुलभताएं होती हैं। ठीक है, अब हम वेक्टर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे, आगे डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं वेक्टर का रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से क्या मतलब, आइए रेजोल्यूशन करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लिया ये कोई मेरा वेक्टर है, जैसे कहने का मतलब ये कोई आर वेक्टर है। इसको कलर पहले मैं चेंज कर लूँ, मैंने कलर चेंज किया। ये मेरा कोई आर वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर को क्या करना है, हमें एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसका ये रिजॉल्व करने का मतलब, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस से इसे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसका मैं एक्स पे क्या इसका कंपोनेंट आ रहा है और इसका वाई पे क्या कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर एक्स की बात करें, तो आर एक्स मेरा क्या है, आर एक्स हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा। और पिछली पिछली क्लास में हमने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ये जो है इसका कंपोनेंट, किसी वेक्टर का पी का कंपोनेंट हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया था और उसका वाई एक्सिस पे लिया था। तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा के टर्म में हमने वहाँ पे देखा है। तो आर एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर मैं आर वाई के कंपोनेंट की बात करूँ, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। जनरली की बात हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस एक्सिस के, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये थीटा जो है जिस एक्सिस से लगा होता है ना, वो एक्सिस का पे जो है इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होगा, कॉस थीटा के साथ होगा। और इस थीटा के अपोजिट वाली जो एक्सिस पे रेजोल्यूशन होता है, रिजॉल्व जब हम उसको करते हैं तो वो साइन थीटा के साथ होता है। जैसे इस एक्सिस पे अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कॉस थीटा के टर्म में आएगा। और इस एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा के टर्म में बात आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमने आप जैसे हम एक्स का कंपोनेंट हमें हमें ये भी पता है कि इसको एक्स को जो है हम लोग वेक्टर में क्या करते हैं, एक्स को हम लोग किस में लिखते हैं, एक्स आई को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जे को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर एक्स जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर एक्स को आई आर एक्स। ठीक, वेक्टर आर वाई को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जे आर वाई। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमें पता चल गई कि हम आर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर वाई को क्या लिखेंगे, और इसका रेजोल्यूशन, इस वेक्टर का रेजोल्यूशन जो है इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस पे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, इसको हम जब वाई एक्सिस पे लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। तो इसके बाद जो है अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा। अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये जो ट्रायंगल है ओ, और इसको मैंने नाम दे दिया अगर मान लीजिए ए, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो जो ट्रायंगल ओ ए बी है, मेरा ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से लग सकता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के हेल्प से ओ बी क्या है, ओ बी क्या है मेरा आर स्क्वायर इज इक्वस ओ ए क्या है, आर एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्या है मेरा, आर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं फाइनली लिखूं तो आर मेरा जो होगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए कि ये जो मेरा ये मैंने 2 डायमेंशनल इसको रिजॉल्व किया है। ठीक है, अगर मैं 3D रेजोल्यूशन इसका रिजॉल्वेशन करूँ, तो मतलब 3D में इसको अगर रिजॉल्व करूँ, तो अगर ये मान लीजिए कुछ मेरा इस प्रकार से, ये अगर ये मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊँ, जैसे ये मान लीजिए मेरा है,
ये हो गया, इसको मैं 3D में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके एक्सिस का कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए हो गया आपका एक एक्सिस, ये मान लीजिए हो गया आपका दूसरी एक्सिस, और ये मान लीजिए हो गई तीसरी एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अगर कोई मेरा आर है, जैसे उसका कलर मैं फिर चेंज कर देता हूँ, कोई मेरा आर वेक्टर है, मान लीजिए ये आर वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये वेक्टर आर है, इसको मैं एक्स और वाई और जेड तीनों में रिजॉल्व करूँगा। जब मैं इसको एक्स वाई और जेड तीनों में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, एक कंपोनेंट मेरा ये आएगा, देखिए इसको एक्स वाई जेड तीनों में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो जो आर है मेरा, जो आप देखिए एक कंपोनेंट इसका आर का क्या होगा, आर एक्स होगा, एक्स एक्स एक्सिस पे होगा, एक होगा आर वाई वाई एक्सिस पे, एक होगा आर जेड जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये जो वेक्टर आर एक्स है, ये वेक्टर आर वाई और ये वेक्टर आर जेड है, आर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स बराबर आई आर एक्स वेक्टर आर वाई बराबर जे आर वाई, और आर जेड बराबर वेक्टर आर जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं के आर जेड। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से सेम जैसे हम लोगों ने पिछली पाइथागोरस वहाँ पे लगाया था, वैसे ही इसको भी हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस का आर वाई स्क्वायर प्लस का आर जेड स्क्वायर। ये देखिए ये मेरा रिजल्टेंट की वैल्यू ये बन सॉल्व होके आएगी, ये मेरा फार्मूला बन के आएगा वहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं इसके बारे में चर्चा करनी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे की। अब देखिए इसको मैं थोड़ा 3D में दिखा, ये बनाना थोड़ा सा 3D बनाना पॉसिबल नहीं है, इस नाते हम प्रयास किए हैं इसको, इस फिगर को आपको समझाने का। ये फिगर देखिए, अब अगर इस फिगर की हम बात करते हैं, देखिए इस फिगर की बात करें तो ये मेरा कोई वेक्टर है, ये देखिए ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक, अब इस एक्सिस पे ये मेरा कोई, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, मैंने क्या लिया, ये कोई देखिए आर वेक्टर है, ये देखिए ये हमारा क्या है, कोई आर वेक्टर है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों पे रिजॉल्व करेंगे। तो जो मैंने इसको देखिए वाई पे इसको मैंने देखिए रिजॉल्व किया, फिर मैंने इसको जेड पे रिजॉल्व यहाँ पे किया, ये इसका ये जेड पे आया और ये इसका एक्स पे आया, ये इसका जेड पे आया वैल्यू, इसकी वैल्यू ये एक्स पे आई। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें एक टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर जब किसी भी पॉइंट को, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई ये मेरी कोई पॉइंट, ये मेरा कोई पॉइंट भी है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है एक्स वाई जेड, जो भी इसकी वैल्यू है, इसके कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू है, जब इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, जब हम इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू ओरिजिन से जानेंगे, ओरिजिन से इसको हम क्या नाम है, रेफरेंस में ओरिजिन लूँगा और इसकी सारी वैल्यू मैं मेजर करूँगा कहाँ से, ओरिजिन से। तो जो इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसी टाइप के वेक्टर्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इसमें जो रेफरेंस हमारा क्या है, वो ओरिजिन है। अब जैसे मान लीजिए इसका एक यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने लिया हुआ है अभी कोई रेफरेंस वेक्टर, अब जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने P1 नाम दिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने P2 नाम दिया। अब अगर मैं इन P1 और P2 की बात करूँ, तो जो P1 होगा, P1 को भी मैं कहाँ से नापूंगा, ओरिजिन से ही नापूंगा। ठीक है, P2 को भी मैं कहाँ से मेज़र करूँगा, ओरिजिन से ही मैं मेज़र करूँगा, P2 को भी मैं ओरिजिन से ही मेज़र करूँगा। ठीक है, ये देखिए अब इसको मैंने नाम दे दिया R1, और ये हमारा क्या हो गया, R2, वेक्टर R2 R1। देखिए, और ये क्या बताता है, ये बताता है इनका डिफरेंस।
ये जो वेक्टर आर है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस बताता है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है उसकी बात ही करता है। ठीक है, तो हम जब इस पोजीशन वेक्टर, क्या मतलब पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम कहाँ से नापेंगे, वो ओरिजिन से, हम जो है ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। ठीक, तो ये पोजीशन वेक्टर की बात यहाँ पे हो चुकी है। हमने क्या यहाँ पे हमने रिजॉल्व करना भी सीख लिया। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें ये mg का mg जो है मास, ये देखिए जो वेट नीचे लग रहा है, अब इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हमने रिजॉल्व किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की अब हम बात करेंगे। आखिर में स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में डेफिनेशन में ये क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब जो इसका जो फाइनल आउटकम आएगा ना इस डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, वो क्वांटिटी आएगी, वो क्वांटिटी स्केलर ही होगी। अब अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन में कहता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्केलर, देखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, इसका एक नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है और एक नाम इसका डॉट प्रोडक्ट भी है। कहता है कि अगर दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइन एंगल का क्या मतलब है, कोसाइन एंगल का मतलब है कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैं दो वेक्टर का, जैसे ये कोई वेक्टर है मेरा ए और ये कोई वेक्टर है बी, इनका हमने क्या निकाला है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट निकाला है, तो वो क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हुआ। ठीक, और इन दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा। कोसाइन का मतलब ये है कि इनके दोनों बीच का जो एंगल है वो कॉस थीटा एंगल। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। यही जो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब कहने का मतलब इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इस नाते कहते हैं कि दो वेक्टर का जो हम डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं, ये वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट हमारा होगा, ये जब डॉट प्रोडक्ट इसका बनाएंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा हमको, ये रिजल्ट क्या होगा, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी नाते ही इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है दो, वो क्या होगा, वो हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी ही देगा। इसी नाते इसका एक नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी है। ठीक, अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, अब देखिए अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा को अगर मैं 90 लूँ, ठीक है, कॉस 90 की, अगर मैं कॉस थीटा को 90 तक ले रहा हूँ, 0 से 90 डिग्री तक ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा 0 से 90 क्या होता है, ASTC की अगर हम लोग बात करें, इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक अगर हम आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इसमें जो है इस अगर क्वाड्रेंट में हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ से जो मेरी कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, तो ये देखिए इस पॉइंट पे हमने लिखा है कि पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट मीन्स लेस देन 90 एंड नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज मीन्स थीटा जो है हमारा वो क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से कम है। ठीक है, यहाँ इस क्वाड्रेंट में आने के बाद इस क्वाड्रेंट में क्या है, हमका अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है कि 90 से बड़ा है और 180 से कम है। इस क्वाड्रेंट में हमारी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना भाई, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स बी वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, ये फॉलो करता है। ठीक, अब हमने जैसे बात की थी कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो अब चलिए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई वेक्टर ए है, ठीक, ये कोई वेक्टर मेरा बी है,
इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना थीटा। अब ए डॉट बी है जो, वो क्या होगा, ए डॉट बी को हमने क्या बोला, हमने बोला है कि ये हो जाएगा ए बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और जो एंगल है बीच में इनका कॉस थीटा के साथ, ठीक है। ये हमारा निकल के आया। अब यहाँ से हमें अगर एंगल निकालना हो, अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो कि इन दोनों के, अगर मान लीजिए ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो ए बी कॉस थीटा, मतलब हमने ए इनका और इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। इसका मतलब कि अगर किसी वेक्टर, कोई दो वेक्टर हैं, अगर उनका दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो उनके बीच का जो है एंगल हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। देखिए कॉस थीटा, थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये चीज़ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक। अब स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब कहने का मतलब कॉस थीटा इनके साथ एसोसिएट है, कॉस थीटा है। अब ये कहने का मतलब इन दोनों का जो वैल्यू होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो हाईली डिपेंडेंट ऑन थीटा। अब थीटा पे कैसे डिपेंड करेगी, कहने का मतलब कॉस थीटा की जिस कंडीशन में वैल्यू मैक्सिमम होगी उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी मैक्सिमम ही होगा। कॉस थीटा की वैल्यू जिस कंडीशन में मिनिमम होगी उस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है जब हम बात करते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये तब मैक्सिमम होता है, ठीक। अब अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक कोई वेक्टर ए है, ठीक, और एक कोई वेक्टर बी है, या फिर कोई यहाँ पे वेक्टर बी मैंने कर दिया, ठीक। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक। थीटा इक्वल्स क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इनका अगर मैं बात करूँ कि कोई वेक्टर ए है, ठीक, ये कोई वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। अब जो है इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। अब इस कंडीशन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और उस कंडीशन में ए डॉट बी क्या होगा, वो 0 होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई वेक्टर ए है और वो खुद उस अपने आप से ही, मतलब खुद से क्या करे, डॉट प्रोडक्ट करे। जैसे कोई एक वेक्टर ए है, उसका डॉट प्रोडक्ट किससे निकाला जाए, खुद से, उसी वेक्टर से ही निकाला जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिखें, इसको हम लोग कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैंने क्या किया, खुद से ही डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। कहने का मतलब जो दूसरा वेक्टर है वो भी क्या है, ए, पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है। तो अब इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू है क्या हो जाएगी, वो 0 है, 0 डिग्री है। इस कंडीशन में अब देखिए ए डॉट ए, अब देखिए जो हमारी, जो हमने डेफिनेशन के थ्रू बात की थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस 0 क्या है, मैक्सिमम, ठीक। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस कंडीशन में ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अगर मैं यूनिट वेक्टर के संदर्भ में इसकी बात करूं तो यूनिट वेक्टर सेम चीज़ उसी तरह से जैसे हमने पहली बात की। जैसे ये कोई मेरा सरफेस है, ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसका। ठीक, अब इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये। अब मैं बात करूँ, ये जो n है, मैं n को क्या कर रहा हूँ, n का खुद से ही, n से ही मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। तो जैसे हमने पिछली इस कंडीशन में हमने बात की थी, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, एक यूनिट है। ठीक है, अब सेम अब करिए, n कैप डॉट n कैप, ये क्या हो जाएगा, n इंटू n कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 1, ये वैल्यू क्या है, 1। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये क्या होगी, n कैप डॉट n कैप, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसकी ये होगी 1 के बराबर। ठीक, अब उसी प्रकार से i डॉट आई की बात करें, देखिए i डॉट आई की बात कर रहे हैं, ये मेरा कोई एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। i कहाँ पे होगा, i यूनिट वेक्टर का i जो है वो कहाँ पे होगा, x पे होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसी एक्सिस पे i है। अब मैं खुद i से इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, उसका मतलब जो दूसरा मेरा वेक्टर है वो भी कहाँ पे है, वो i पे ही है, सॉरी x एक्सिस पे ही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब मैं i डॉट आई कर रहा हूँ, i भी मेरा क्या है, अब मैं i डॉट आई की बात कर रहा हूँ, i डॉट आई, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i का और i का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक, तो इनका जो जो एन कैप एन की तरह जो बिहेवियर इसका हो रहा है वही इसका बिहेवियर भी होगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एन कैप एन इज इक्वस आई कैप आई डॉट आई, ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वस के इंटू के डॉट के इज इक्वस 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ऑर्थोगोनल की अगर हम बात करें तो ऑर्थोगोनल की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये इस पे होगा आई और ये इस पे होगा जे। ठीक है, अब अगर मैं आई डॉट जे करूँ, फिर वही बात हमने पिछले इसको किया हुआ, पीछे इसको किया हुआ, आई जे कॉस थीटा, और ये जो है थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसी ना, तो हम इस नाते इसको कह सकते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वस जे डॉट के इज इक्वस के डॉट आई इज इक्वस 0। ठीक है, इसके हमने बेसिक्स देखे। अब जो है इसके, हाँ चलिए, अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे वर्क हो गया, वर्क मेरा क्या है, वर्क जो है एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है। वो कैसे, W बराबर क्या होता है भैया, W बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसको मैं अगर लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर F डॉट वेक्टर S को मैं कैसे लिख सकता हूँ, F का मैग्नीट्यूड इंटू S का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के साथ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया है कि जो दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो वैल्यू हमेशा स्केलर बन के आती है। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे f क्या है, वेक्टर है, s क्या है, वेक्टर है। अब इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, w निकल के आ रहा है, मतलब वर्क निकल के आ रहा है। जो वर्क होता है ये स्केलर क्वान्टिटी है। क्या है, स्केलर क्वान्टिटी। इसी नाते जो है डॉट प्रोडक्ट को हम क्या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसका कारण ये होता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। ठीक है, यही इसके पीछे रीज़न है। तो लगभग हमने सारी बातें डॉट प्रोडक्ट की कर ली। एक छोटा सा एग्जांपल, अच्छा इसके बारे में, जैसे पावर हुआ, पावर भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, वो भी स्केलर क्वांटिटी ही है। पावर भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग एक एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल में कह रहा है कि अंडर अ फोर्स ऑफ, ये कोई फोर्स है 10I-3J + 6K न्यूटन। इसका मतलब ये क्या है, ये देखिए जो फोर्स की वैल्यू, अब वही बात है ना, पीछे हम लोगों ने क्या, अभी बात हमने पीछे डिस्कस की है कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। अभी जस्ट हमने पीछे यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया था। देखिए, ये देखिए, अब ये मान लीजिए कोई, ये जो आर है ना, इसको सपोज दैट कि ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट कहाँ पे है, एक्स पे है, एक कंपोनेंट कहाँ पे है, वाई पे है, एक कंपोनेंट कहाँ पे है, जेड पे है। एक्स वाई जेड पे हमने क्या किया, फोर्स को, ये देखिए जैसे ये रिजॉल्व किया गया उसी प्रकार से मैंने एक्स वाई जेड पे फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। उसके बाद जो है उसकी वैल्यू हमने बताई
उसके बाद की वैल्यू बताई हमने कि एक क्या नाम है 10I-3J+6 की न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना है बॉडी का 5 kg, मूव्स फ्रॉम पोजीशन 6I+5J-3 के मीटर टू पोजीशन 10I-2J+7 के मीटर। अब देखिए हम किसकी बात करें, पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, इट मीन्स कि ये जो बात की जा रही है ये कहाँ से की जा रही है, ये रेफरेंस पॉइंट से की जा रही है। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब जो ये मान लीजिए अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इसको मैंने बोला कि P1, अब मैं इसको बोलूँ P2, तो ये जो P1 और P2 है ना भाई, जैसे ये मान लीजिए ये कोई P1 है, ये कोई P2 है, तो ये जो P1 और P2 हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये ओरिजिन से ही ये जो हमारी वैल्यू नापी गई है कहाँ से नापी गई है, मेज़र की गई है, ओरिजिन से मेज़र की गई है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, इन दोनों में से मतलब क्या, जो ज़्यादा वाला, जैसे मान लीजिए अगर ये P2 मेरा ज़्यादा है तो P2 में से P1 को क्या करूँ, घटा दूँ। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट है हमारी। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, चेंज कर लूँ कलर का, पेन का कलर, ये क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। P1 से P2 आने का डिस्प्लेसमेंट ये है, डेल्टा P, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ से इसको मेज़र किए हैं, इसको हम ओरिजिन से मेज़र किए हैं, क्यों, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन कहाँ से, पोजीशन वेक्टर कहाँ से मेज़र होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही मेज़र होता है। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, उसके बाद हमारा जो ये जो डेल्टा P है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें मिल जाएगा। अब हमने उसको किया, देखिए हमने R2 में से R1 को घटाया। जब मैंने इसको घटाया, अब देखिए ये क्या है, देखिए ये जो I है ना, अब ये I जो किससे घटेगा, वो I से ही घटेगा। I किससे जुड़ेगा, I से जुड़ेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे ये कोई एक्स एक्सिस, ये हमने एक्सिस बनाया, ये हो गया x, ये हो गया मेरा y। I का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे, j का मतलब क्या है, y एक्सिस पे। तो एक बात बताओ भाई, कि जो एक्सिस है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई ये हो गया, अब मैंने अगर इस पॉइंट को मैं 10I को लिखूँ तो 10I कहीं यहाँ मिलेगा आपको, 10I कहीं यहाँ मिलेगा, मान लीजिए 10I यहाँ मिला, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसमें क्या है, 6I है, 6I कहीं यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट है हमारा, रिजल्टेंट कितना है, जैसे ये 6I है, ये 6I है मेरा, ये 10I है। जो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा सिर्फ और सिर्फ इतने का ही हुआ है, ठीक है। तो I जो है I से घटेगा जुड़ेगा, J जो है J से घटेगा जुड़ेगा,